अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने पावर के बारे में पढ़ा था और आज हम एनर्जी और एनर्जी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखें, अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है कि द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो वर्क डन हमारे पास क्या है, वर्क हमारे पास क्या है कि अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे। सही है ना? यानी कि अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो बॉडी डिस्प्लेस हो, इट मीन्स के बॉडी ने वर्क डन किया है। अब वो वर्क डन करने के लिए वो कैपेसिटी हमें चाहिए, वो एबिलिटी हमें चाहिए जिसके बिहाफ पर हम वो काम कर सके। उस एबिलिटी या उस कैपेसिटी को जिसके बिहाफ पर हम काम कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की हमारे पास लॉट ऑफ फॉर्म्स मौजूद है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, अब काफी सारे फॉर्म्स जो है वो हमारे पास एनर्जी के मौजूद हैं, जो कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जब डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल इन फॉर्म्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इस वक्त हम एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब जब हम कोई काम करेंगे, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो देखें, whenever we do work on a body we store in it an amount of energy equal to the work done. For suppose अगर यहाँ पर एक बॉल मौजूद है और इस बॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करवा रहा हूँ। अगर मुझे इस पॉइंट तक इस बॉडी को डिस्प्लेस करवाना है तो इट मीन्स के मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और फोर्स अप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो सिंपली ये जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी को डिस्प्लेस किया है, या यूं कह लें कि ये जो वर्क डन करवाया है, ये वर्क डन मैंने एनर्जी के बिहाफ पर करवाया। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये पॉइंट कि whenever we do work on a body we store in it an amount of energy equal to the work done. जितना काम किया है इट मीन्स के उतनी एनर्जी हमने प्रोवाइड की है। अच्छा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो एनर्जी का है वो हमारे पास जूल है, आप इसे जाउल भी पढ़ सकते हैं। सम अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर गिवन बिलो। हमारे पास जो अदर यूनिट्स हैं जिन्हें हम कमर्शियल यूनिट्स भी कहते हैं, सीजीएस सिस्टम के अंदर, एमके सिस्टम के अंदर भी जो यूनिट्स यूज होते हैं वो हम एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है एनर्जी का जो कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो इनके लिए जो है वो जब हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हम वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। आप देखेंगे पावर माइनस में है तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना छोटा यूनिट मौजूद है हमारे पास। इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बिहाफ पर भी यानी कि उनके लिए भी एनर्जी को यूज करते हैं तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन टर्म्स के अंदर जो है वो हम एनर्जी को यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट तो जूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन किसके लिए? याद रखिएगा, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। उसके बाद किलोवाट आर है। अब किलोवाट आर जो है वो हमारे पास कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का। इट इज अ यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। 1 किलोवाट आर किसके बराबर है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के। आप देखेंगे कितना बड़ा यूनिट है क्योंकि पावर हमारे पास पॉजिटिव है। अब किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आर करें तो 1 किलो में जो है वो 1000 या 10⁻³ वॉट्स होंगे और 1 आर में 3600 सेकेंड्स होते हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पर वॉट का यूनिट जैसे हमने पावर में पढ़ा था कि जूल अपॉन सेकंड के बराबर है, और यहाँ पर सेकंड है तो सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। 1000 जब 3600 से मल्टीप्लाई करेगा तो इट बिकम्स 36 इंटू 10⁵ जूल्स। अब पॉइंट यहाँ पर है, अगर मैं इसे मजीद जब वो 1 डिजिट के लिए ड्राइव करूं तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 BTU, ये 1055 जूल्स के बराबर होता है। हम इन यूनिट्स के डिटेल में नहीं जाते क्योंकि फिर आगे हमारे पास ये जहां जहां पर इस्तेमाल होंगे, जहां यहाँ पर यूज होंगे, तो वहां पर हम इनकी जो यूं कह लेंगे हिस्ट्री है उसको समराइज करके पढ़ देंगे, क्योंकि अभी हमने आगे काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करें। तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी कि 1 BTU जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1055 जूल्स के। अच्छा, यहाँ पर हम अमूमन कहते हैं कि एनर्जी के दो टाइप्स है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक एनर्जी, लेकिन एनर्जी की सो मेनी फॉर्म्स है। उन फॉर्म्स में एक फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं। आप अगर जो है वो इसे नोट भी करना चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म्स होते हैं, जिनमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इस वक्त हम जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी का, वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए हमारे पास इस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना नेसेसरी था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी है, किलोवाट आवर भी है, और एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल के बराबर है। तो अब हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको टर्म का वर्ड काइनेटिक का मीनिंग समझाऊं तो काइनेटिक मीन्स के मोशन, और एनर्जी अगर मोशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है या मोशन करते वक्त जो एनर्जी हमारी यूं कह लें कि एक किस्म से यूज हुई है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy and denoted by Ke। एनर्जी जो कि बॉडी की possess हो ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो उसकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे फॉर सपोज मैं क्या कर लेता हूं कि यहाँ पर एक सरफेस पर हमने एक बॉल को कंसीडर कर लिया। अगेन हम एक बॉल को कंसीडर कर रहे हैं, और इस बॉल को किसी भी आप कह लें कि किक लगी है या इसको हमने थ्रो किया है, ऊपर अपवर्ड थ्रो किया। जब मैंने इसको अपवर्ड थ्रो किया है तो ये बॉल यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अगेन वही वर्क डन हुआ, फोर्स लगी, बॉडी ने डिस्प्लेस किया। अब आप देखें कि बॉडी जो है वो इस पॉइंट तक पहुंची है, यानी कि इस पॉइंट तक बॉडी ने क्या किया है? मोशन किया। अब ये जो मोशन किया है, इसमें अगर ग्रेविटी की फोर्स को देखें तो ग्रेविटी की फोर्स तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक, ये सब कुछ आपको अपने माइंड में रखना है ताकि काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो भी हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब आप देखेंगे ये जो मोशन हुआ है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। ठीक, अब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मोशन हुआ कैसे है कि हमने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि जो बॉडी मोशन करके ऊपर गई है, इसमें जो एनर्जी पोजेस हुई है वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। तो सिंपली हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट जो काम किया है, जो वर्क डन किया है, वो बॉडी की जो है वो कौन सी एनर्जी है? वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन से ही हम इस एग्जांपल को रिलेट कर। अब हम आ जाते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। जो वर्क डन हुआ, बॉडी ए से बी तक डिस्प्लेस हुई, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एफ डॉट डी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा, हमें मालूम है। एफ
इज इक्वल टू व्हाट, एफ इज इक्वल टू वेट, और वेट किसके बराबर है, वेट बराबर है हमारे पास mg के, ठीक है। और बॉडी ऊपर डिस्प्लेस हुई है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा हाइट के। तो मैं यहाँ पर एफ डी की जगह पर mgh लिख सकता हूँ, cos थीटा, यहाँ पर थीटा जो है वो क्या होगा, आप देखेंगे बॉडी डिस्प्लेस हुई ऊपर की डायरेक्शन में, जबकि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से जो एंगल सबटेंड होगा वहां पर वो कितना होगा, 180 का। तो cos 180 हमारे पास -1 के बराबर है, तो W इज इक्वल टू mgh -1 के बराबर हो जाए, और W इज इक्वल टू -mgh हो जाए। हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को भी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं, और अब यहाँ पर जो वर्क डन हमें मिल रहा है वो वर्क डन क्या मिल रहा है, -mgh मिल रहा है, ठीक है। हेंस वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट, mgh। मैग्नीट्यूड अगर हम वर्क डन का लिखें तो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड जो है वो हमें मिल रहा है mgh, माइनस साइन तो शो कर रही है कि अपोजिट इन नेचर है। अच्छा, अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने की उस इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक क्या था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने मेंशन किया। और वर्क डन किसके बराबर आ रहा है, वर्क डन बराबर आ रहा है mgh के। तो मैंने यहाँ पर वर्क डन की जगह पर क्या रख दिया, मैंने यहाँ पर वर्क डन की जगह पर mgh रख दिया। अब अगर हम इनिशियल से हाईएस्ट पॉइंट तक देखें तो मैंने क्या किया है, यहाँ से इनिशियल से लेकर मैं यहाँ पर दोबारा ये एग्जांपल फिर से ठीक से बना लेता हूँ। अब मैंने क्या किया कि ये इस बॉल को फेंका है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v हो जाएगी, ठीक है। और जो vf है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 0 के बराबर हो जाएगी। और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, -g के बराबर हो जाएगी। तो s जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर आ जाएगा। s जो है वो हमारे पास h के बराबर आ जाएगा। अब जो है वो हम इन पूरी इक्वेशंस को, ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, इस डेटा को हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर रखेंगे। आप देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह पर -g आ जाएगा, और s की जगह पर h आ जाएगा, इज इक्वल टू vf 0 के बराबर था तो vf की जगह पर 0 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस से हम vi की जगह पर v आ जाएगा और v का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2gh इज इक्वल टू -v स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब हमें मालूम करना है mg तो सही है, h की जो है वो हमें वैल्यूज मालूम करनी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 2g यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है हम इज इक्वल टू के इस तरफ ड्राइव करवा के जाएंगे इसे, और ये वहां जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, जिसे हम पुट करेंगे वैल्यू के अंदर, ये के इज इक्वल टू mgh वाली वैल्यू के अंदर। तो यहाँ और के ई सेम इज इक्वल टू mg सेम h की जगह पर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पर क्या होगा कि 2g g से g कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा mv स्क्वायर अपॉन 2। अब ये अपॉन में जो 2 है इसे हम बाहर करके भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। हेंस फॉर अ गिवन मास ऑफ अ बॉडी, अब हमें क्या मिल रहा है कि अगर मास को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है, मास को कांस्टेंट कर रहे हैं तो 1/2 तो वैसे ही कांस्टेंट है। इससे हमें क्या मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास के। तो होप शो के आपको ये डेरिवेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब इसे मजीद
काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देख लेते हैं हम मोमेंटम के साथ, कि मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी का जो है वो 1/2 mv² के बराबर, एंड मोमेंटम किसके बराबर है, मोमेंटम बराबर है mv के बराबर है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर मुझे यहाँ पर mv है तो वो मोमेंटम के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप देखें कि v² है, और अगर मुझे p² को बराबर करना है mv² के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, m के ऊपर भी स्क्वायर लेके आना पड़ेगा और v के ऊपर तो स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय m और डिवाइड बाय m करके एक कंडीशन ले आऊंगा, और यहाँ पर आप देखें कि 1/2 mv² मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय m। हम इसके सो मेनी रीजंस भी हैं, हम बोथ साइड्स को जो है वो m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये इस दोबारा हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर चूंकि हमें m डिवाइडेड बाय m की नीड है, तो हम इसे इस तरीके से जो है वो कट करके इक्वेशन को दोबारा वैसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर m से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स m² और v² सेम डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। अब हमारे पास ये वो कंडीशन हो गई जिसमें हम कह सकते हैं कि ये होल इक्वेशन जो है वो मोमेंटम स्क्वायर के बराबर, तो मैं इसे मोमेंटम स्क्वायर के बराबर रख दूंगा, और मुझे क्या मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में m हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे ये 2m यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर। अब मैं रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा √2m ke। तो मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा कि p इज इक्वल टू √2m मल्टीप्लाई बाय ke। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।